एवरीवन। अब हम लोग अपने बोर्ड परीक्षा से संबंधित लास्ट पाठ्यक्रम में शामिल किया गई लास्ट कविता पर आ चुके हैं और ये हमारे लास्ट कविता मंगलेश डबराल जी द्वारा लिखी हुई है और इनके बारे में अब हम लोग जानते हैं। इस कविता का नाम है संगतकार और इसके सारांश को आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। मंगलेश डबराल जी का जन्म 1948 ईस्वी में हुआ और इनका निधन 2020 में हुआ। ठीक है। इनका जन्म टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के काफल पानी गांव में हुआ था। शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई थी और जैसा कि है कि ये सभी कवि हैं और इनकी रुचि लेखनी में है। अलग अलग समय में इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का संपादन भी किया और इनके कुछ कविता संग्रह जो प्रसिद्ध हैं, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज़ भी एक जगह है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सबसे पहली बार सम्मानित किया गया। ये जो है इस कविता के अतिरिक्त साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन किया करते थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ कविता लिखते हैं। जितने भी अभी तक हमने पढ़े, शुरू वाले सूरदास जी और तुलसीदास जी को छोड़ करके, क्योंकि वो तो भक्ति काल के कवि थे, और ये आपको बीच में हमने दो पढ़ा छायावादी कवि के बारे में, और ये अब आपको आ जाते हैं आधुनिक काल के कवि में। और ये सिर्फ कविता ना लिख करके बल्कि समसामयिक घटनाओं पर, जो वर्तमान समय में पे आधारित विभिन्न प्रकार की घटनाएं रहीं, उन सभी से संबंधित लेखन भी इन्होंने किया है। अभी हम लोग संगतकार के बारे में इसका सारांश पढ़ने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कविता पर आते हैं। संगतकार, नाम में परिभाषा छिपी है, नाम में व्याख्या छिपी हुई है, तो नाम का शीर्षक का मतलब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। संगतकार, संगत मतलब क्या होता है कि किसी का साथ, ठीक है ना। तो यहाँ मुख्यतः गायक के संगतकार की बात की गई है कि एक मुख्य गायक, जब कोई गायक, गाना गाने वाला मंच पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए जाते हैं तो वो सिर्फ अकेले नहीं होते हैं, बल्कि मंच पर उनके साथी, बहुत सारे साथी कलाकार साथ में होते हैं। कुछ कलाकार होते हैं जो गाना गाने में उनकी सहायता करते हैं, मतलब उनके पीछे गाते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं। कुछ वाद्य यंत्र बजाते हैं, अलग अलग चीज़ों को करते हैं मंच पर, और उन सभी की अपनी एक उपस्थिति होती है और अपना एक काम होता है और महत्व होता है। सबसे बड़ी बात कि ठीक है कि कोई शो चलता है मुख्य गायक के कारण, जिसके कारण वो शो आयोजित किया जाता है, लेकिन उसमें शो में साथ देने वाले जो अन्य कलाकार हैं, भले ही उनका नाम कोई नहीं जानता हो, वे पहचाने नहीं जाते हों, लेकिन फिर भी उनका उनकी गायकी में उतना ही सहयोग होता है। तो इसलिए कभी कभी कुछ कवियों का ध्यान, कुछ लेखकों का ध्यान ऐसे लोगों की ओर जाता है, बीच बीच में जाता रहा है, कि जिन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि अकेला कोई भी सफल नहीं होता है। हम कुछ भी काम जब करते हैं तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनेक प्रकार के लोगों की सहायता, अनेक प्रकार के लोगों की परिस्थितियाँ और अनेक प्रकार की परिस्थितियों की मदद से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई अगर ये कहता है कि सिर्फ मेरे कारण मेरा नाम, मेरा यश है, तो ये पूरी तरह से सही बात नहीं है। और कभी कभी उन साथी कलाकारों की भी प्रशंसा होनी चाहिए, ताकि उन्हें भी अपनी अहमियत पता चलती रहे। तो इसी पे बेस्ड ये इनकी कविता है, जो आगे हम लोग अब पढ़ते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती ये वह आवाज़ सुंदर, कमज़ोर, कांपती हुई सी थी। मुख्य गायक जो हैं वो तो मतलब मजबूत आवाज़ के साथ हैं, वो ऑलरेडी मतलब बहुत सारी प्रशंसा उनको मिल चुकी है, नामी हैं, नामी गिरामी हैं, लोग उनको पहचानते हैं, तो उनकी आवाज़ में तो एक अलग खनक, एक अलग ठसक सुनाई देगी ही देगी। लेकिन उसके साथ ही एक सुंदर और कमज़ोर
ऐसा नहीं है जो साथ देते हैं उनकी आवाज़ कमतर होती है, उनकी आवाज़ भी उतनी ही अच्छी कहीं ना कहीं होती है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ी सी कांपती हुई अगर सुनाई दे रही है। मुख्य गायक के आवाज़ के साथ एक जो दूसरी आवाज़ सुनाई देती है वह हो सकता है वो दूसरी आवाज़ मुख्य गायक के साथ संगतकार की होती है, ये तो कंफर्म है। लेकिन वो संगतकार कौन होता है, तो कवि के अनुसार वो संगतकार ज़्यादातर केसेज में, ज़्यादातर जगहों पर मुख्य गायक का या तो कोई छोटा भाई ही हो या उसका कोई सगा संबंधी हो जिसकी भी रुचि गायन में हो, तो वो अपने साथ, जैसे होता है ना कि जैसे कोई भी काम हम लोग करते हैं ना, तो जैसे इंटर्नशिप करवाया जाता है, तो क्यों करवाया जाता है कि मेन जैसे डॉक्टर हैं तो उनके साथ असिस्टेंट डॉक्टर जैसे पहले काम करना पड़ता है, असिस्टेंट वकील की तरह पहले काम करना पड़ता है। तो अपने से सीनियर के साथ काम करके लोग पहले उसको थोड़ा सीखते हैं, अपना प्रेजेंटेशन कैसे देना है वो अच्छी तरह से सीखते हैं, उसके बाद जा कर के वो अपना परफॉर्मेंस दे पाते हैं सही तरीके से। तो उसके लिए ही शायद मुख्य गायक का भाई या दूर का रिश्तेदार स्टेज पे, मंच पे उनका साथ देता है और साथ दे करके संगतकार का काम करता है। या कवि की कल्पना है कि पैदल चलकर सीखने आए दूर का कोई रिश्तेदार, तो अपना छोटा भाई, कोई सगा संबंधी या दूर का रिश्तेदार संगीतकार हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। कवि का कहना है कि बहुत पुराने समय से ये रस्म चली आ रही है, ये रिवाज चला आ रहा है कि मुख्य गायक तो अपना शो कर रहे हैं, वो अपना गाना गा रहे हैं, लेकिन जो संगीतकार है वो उसका काम मुख्य अपना अलग से अपने गायन नहीं प्रस्तुत करना रहता है, बल्कि मुख्य गायक जो गा रहे हैं उसमें उनका साथ देना होता है, उनके पीछे पीछे चलना होता है। यही पुराने समय से रिवाज चला आ रहा है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगीतकार ही उस अस्थाई को संभाले रहता है। अब उस संगीतकार का उपयोग क्या है, ये तो संगीत शुरू में तो बताया गया कि संगीतकार कौन होता है और उस संगीतकार को इससे क्या लाभ होता है, वो बात बताने की कोशिश की गई। अब मुख्य गायक को संगीतकार के रहने से क्या फ़ायदा होता है वो भी हम लोग जानें, क्योंकि हर जगह कोई भी दो चीज़ है, दो व्यक्ति हैं, तो एक अन्योन्याश्रय संबंध होता है, मतलब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंसी पाई जाती है। अगर इस तरह की इंटरडिपेंडेंसी पाई जाती है तो रिश्ता ज़्यादा अच्छा चल पाता है, ठीक है ना, दोनों को एक दूसरे के महत्व का एहसास होता है। तो मुख्य गायक के लिए कहा जा रहा है कि कभी कभी क्या होता है ना कि वो अपने सुर में, अपने लय में थोड़ा दूर चला जाता है। अब मतलब अपने लय में इतना खो जाते हैं मुख्य गायक कि वो अपने जो अभी प्रस्तुति के समय जितने तान तक जाना है उससे ज़्यादा दूर भी कभी कभी चले जाते हैं, अपने राह से भटक भी जाते हैं। और वैसे समय में संगीतकार का काम होता है कि वो सिर्फ प्रस्तुति कितनी चीज़ों की देनी है, किस राग की देनी है, उस पर वो पकड़ कायम रखता है, ताकि मुख्य गायक उस चीज़ को भूल ना पाए और मुख्य गायक वापस अपनी जगह पर वो जो कान में संगीतकार की आवाज़ जाए उसके कारण वापस अपनी जगह पर वापस लौट आए। आगे चलते हैं हम लोग। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। अब ये काम संगीतकार जो करता है कि मुख्य भाव को वो अस्थाई रखे रहता है, पकड़े रहता है, तो इसके पीछे कभी कहते हैं कि मानो महसूस होता है कि सफ़र में निकलने पे कभी कभी जो बड़े लोग होते हैं वो अपना सामान कुछ पीछे छूट जाता है, उनसे छूट जाता है, तो वे साथ जो चलते हैं उनके छोटे साथ में जो चलते हैं वो बाकी सामान उनकी सहजता के लिए, उनकी सुविधा के लिए साथ में उठा लेते हैं। तो उसी तरह से जो राग छूट गया है मुख्य गायक से, तो उसको संभालने का काम संगीतकार का होता है। और वो संगीतकार जब ऐसा करता है तो मुख्य गायक को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, जब वो भी नौसिखिया थे, मतलब नया नया उन्होंने भी राग सीखा था और उन्होंने ये काम किया हुआ होता है।
तार सप्तक में जब बैठने लगता है उनका गला, और कभी कभी ज़्यादा ऊंची तान खींचने पर मुख्य गायक का गला बैठने लगता है, हिचकिचाएं, क्योंकि मुख्य गायक कहीं ना कहीं थोड़े ज़्यादा बुजुर्ग हुआ करते हैं, तो उनका गला अगर किसी कारणवश उम्र के कारण या कभी कभी गले में अगर कुछ खराश आ जाए तो किसी कारण से अगर बैठने लगता है, तो ऐसे समय में प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ और उसके कारण मुख्य गायक अगर लड़खड़ा गए, थोड़ा सा गड़बड़ा गए, अपने लय से थोड़ा सा बेसुरे होने लगे, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तो उस समय क्या होता है कि उस समय फिर संगीतकार का काम होता है कि संगीतकार अपनी आवाज़ को थोड़ा सा ऊंचा करके अपनी आवाज़ के साथ उनको सपोर्ट देता है, सहयोग देता है, संभालने की कोशिश करता है, ताकि वो अपनी जगह से लड़खड़ाए नहीं और अपने राग को बनाए रखें। तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका राग। और फिर कभी यह भी कहते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसी कोई ज़रूरत ना पड़े, मुख्य गायक खुद ही बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने शो में सारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से दिया हुआ हो, लेकिन फिर भी वो साथ देता है, शायद यह अनुभव कराने के लिए मुख्य गायक को कि वो अकेले नहीं है, और अगर कुछ भी गड़बड़ी होगी, कुछ भी परेशानी होगी, तो उनका साथ देने के लिए वह साथ में संगीतकार है, और जो राग वो गा चुके हैं उसको फिर से गाया जा सकता है। अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा भी तो वो उनका सहयोग करेगा, प्रोत्साहन देगा, ढाढ़स बंधाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, और उसकी आवाज़ में एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझी जानी चाहिए। अब देखिए, एक नया भाव कवि बताते हैं, इसको गौर कीजिए कि लेकिन इतना होने पर भी ऐसा नहीं है कि संगीत की सारी बारीकियों की समझ मुख्य गायक के साथ साथ संगीतकार को भी होती है, लेकिन संगीतकार इस चीज़ को हमेशा ध्यान में अपने रखता है कि उसकी आवाज़ कभी भी मुख्य गायक के ऊपर ना जाए, क्योंकि उसको पता होता है कि शो जो है वो मुख्य गायक के द्वारा किया जा रहा है, तो मुख्य गायक के आदर और सम्मान की को स्थान, उचित स्थान देते हुए वह अपनी आवाज़ सदैव ही मुख्य गायक के पीछे रखता है, उनकी आवाज़ से अपनी आवाज़ को, अपने सुर और ताल को ऊंचा नहीं होने देता है, और यह उसकी मनुष्यता है, उसकी समझदारी है, उसके मुख्य गायक के प्रति दिया गया सम्मान का भाव है, इसे उसकी कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। तो इस तरह से इस कविता में कवि ने संगीतकार की मुख्य बातों को बताया है, उसकी भावनाओं को बताने की कोशिश की है। इस उनका निष्कर्ष निकलता है, यह कविता मुख्य गायक की सफलता के पीछे छिपे संगीतकार के निस्वार्थ योगदान और उसकी महान मनुष्यता की ओर को इंगित करता है। अब इस पार्ट का जो क्विक रिवीजन के लिए एक शॉर्ट स्लाइड में इम्पॉर्टेंट मुख्य बिंदु दिए गए हैं, इनको आप लोग ध्यान से सुने और पढ़ें। कवि परिचय, कवि मंगलेश डबराल जी, इनका जन्म 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ। इनकी पहचान समकालीन हिंदी कविता के प्रमुख कवि और संपादक हैं। साहित्यिक विशेषता है सामंती बोध और पूंजीवादी छल छद्म का ये विरोध करते हैं। भाषा अत्यंत सूक्ष्म, सौंदर्य बोध और पारदर्शी भाषा। सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार और पहल सम्मान से ये सम्मानित किए गए हैं। कविता का मुख्य विषय क्या है, तो वो तो आपने सारांश में सुना ही। मुख्य गायक के पीछे संगीतकार की भूमिका का रेखांकन, त्याग और समर्पण, स्वयं को पीछे रखकर मुख्य कलाकार को सहारा देना, कला का मानवीय पक्ष, कला के पीछे छिपी गुमनाम मेहनत और संवेदना, नैतिकता, अपनी सफलता को दूसरे की सफलता के लिए कुर्बान करना। भाषा शैली इस कविता की है सरल और सहज, प्रतीकात्मक, चट्टान, राख और जंगल जैसे प्रतीकों का सुंदर प्रयोग किया गया है। भावपूर्ण, मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त करने की कोमल शैली इसमें दिखलाई गई है। मुक्त छंद, कविता में आधुनिक मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। भाषा शैली से संबंधित प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं, तो ये पॉइंट्स आपके बहुत काम आएंगे, इनको अगर आप लोग ध्यान में रखेंगे और थोड़ा याद कर लेंगे।
केंद्रीय भाव क्या है कि इसका मुख्य भाव क्या है? मानवीय मनुष्यता। अपनी आवाज़ को मुख्य गायक से नीचे रखना कमजोरी नहीं बल्कि उसकी मनुष्यता है। सहारा। जब गायक तानों के जंगल में भटकता है तो संगीतकार उसे वापस मुख्य स्वर पर लाने का काम करता है। ढाढ़स। अकेलेपन को एहसास। मुख्य गायक के अकेलेपन को एहसास को दूर करने का काम करता है। विफलता बनाम मर्यादा। अपनी सामर्थ्य को दबाना उसकी विफलता नहीं बल्कि मर्यादा और सम्मान है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। और परीक्षा के लिए उपयोगी बातें हैं। संगीतकार वह मनुष्य जो कलाकार के साथ देकर उसकी कला को पूर्ण बनाता है। किसी भी कलाकार को, मुख्य कलाकार को हमेशा कुछ संगीतकार की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो उसकी कला अधूरी रह जाती है। तुलना। संगीतकार की आवाज़ सुंदर, कमज़ोर और कांपती हुई बताई गई है। अनहद। संगीत की वह गहराई जहाँ गायक भटक जाता है। मतलब जो भी किसी चीज़ को जानते हैं ना, तो फिर उसके बारे में बात करते करते बहुत बार वो जो मुख्य विषय है जिसके कारण वो बात शुरू हुई है वहाँ से भटक जाते। तो उसी तरह से सुर में भटक जाना गायक का। राख जैसा गिरता स्वर। गायक के बुझते हुए उत्साह और प्रेरणा का प्रतीक। मुख्य संदेश। सफलता में पर्दे के पीछे रहने वाले लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है और उस योगदान को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो इस तरह से इस कविता का सारांश और मुख्य बिंदु खत्म हुआ। आप लोग अगर सारांश को बार बार पढ़ेंगे तो ज़रूर आप लोग सभी प्रश्नों के उत्तर देने के में सक्षम होंगे। इसके साथ ही हमारा ये एक सीरीज सभी कविताओं के सारांश का सीरीज समाप्त होता है। अब गद्य खंड के कहानियों का सारांश लेकर के मैं अगले वीडियो में उपस्थित होंगी। साथ ही मैं परीक्षा के पहले आप लोगों के लिए प्रत्येक पाठ से आने वाले महत्वपूर्ण सवालों का वीडियो भी लेकर के आऊँगी और इस वीडियो को आप लोग बार बार देखें, दोहराएं और परीक्षा के लिए ज़्यादा अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, धन्यवाद।